नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स पेडागोगी का वीडियो। और ये पेडागोगी मित्रों, ये पूरी की पूरी पेडागोगी जो है वो थ्योरी सेक्शन में है, क्योंकि ये थ्योरी का पोर्शन यदि आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम एक्यूरेट सही सही आंसर लगाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को निकाल के ना देखें, आराम से जब भी टाइम मिले तब पूरा देखें। साथ में आप एक कॉपी लेके नोट्स भी बना सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव जो है मैथ्स पेडागोगी में आएंगे। तो आपका काम सबसे पहले है वीडियो को ध्यान से देखना, साथ में नोट्स बनाते चलना। और यदि हमारे वीडियो पर नए हैं या हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इट्स मस्ट है, क्योंकि आगे की जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। फिलहाल मैंने और वीडियोस डाले हुए, वीडियोस को जरूर देखिएगा। चलते हैं हम अपने इस वीडियो की ओर। ये वीडियो भूलता क्या है, यह मित्रों औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से जो मूल्यांकन होता है एक्चुअली वो होता क्या है ये पता करना। तो देखना, ध्यान से सुनना। मूल्यांकन योजनाबद्ध शिक्षा का अभिन्न भाग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न स्थलों पर विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन की आवश्यकता होती है। यथा अंगीकृत अवयवों को बदलने और उनको मजबूत करने के लिए शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराए गए अनुभव को औचित्य और पर्याप्ति के आकलन और शिक्षक और विद्यार्थियों को अगली कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन आदि स्थितियों में मूल्यांकन स्वाभाविक मूल आवश्यकता बन जाती है। तो मूल्यांकन की अवधारणा होती है वो एक्चुअली होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मूल्यांकन की अवधारणा आधुनिक शैक्षिक विचारों और आवश्यकताओं ने आकलन निर्धारण तथा परीक्षा के बदले मूल्यांकन पद को अस्तित्व प्रदान किया है। और विकसित देशों में इसका उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत हो गया था। छठे दशक तक इन देशों में मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गया और भारत सहित विश्व में अन्य विकसित देशों में इस अवधारणा का पूरा दशक को उपरांत हुआ। विशेष रूप से भारत में एनसीईआरटी के अस्तित्व में आने से आधुनिक शिक्षा की नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों, तकनीकों, विधियों को व्यापक प्रसार उपलब्ध हुआ है। और मूल्यांकन की प्रकृति एक्चुअली होती क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये सबसे ज़्यादा आने वाला जो चैप्टर है यही है, मूल्यांकन की प्रकृति। ध्यान से सुनना। मूल्यांकन का जो कोशार्थ होता है, डिक्शनरी मीनिंग होता है किसी प्रेक्षण, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, निष्पादन परीक्षण मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट, या प्रत्यक्ष मापन से प्राप्त और अनुमित तथ्य जिसको हम डेटा बोलते हैं, और मूल निर्धारण जिसको हम वैल्यू जजमेंट बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है। तो उदाहरण के लिए क्या है, जैसे किसी बालक ने किसी शैक्षिक परीक्षण में 32 अंक प्राप्त किए, या उसके निष्पादन का माप है, या उसका किसका माप है, जो परफॉर्मेंस है ना, निष्पादन, उसका माप है कि भाई जिसने जितना काम किया था उसमें उसके एकेडमिक कैलेंडर में उसने मार्क्स उसको प्राप्त हुए। जब अब उसकी किसी निर्धारित प्रमाण मतलब हम जो स्टैंडर्ड है या प्रतिमान मापन किसी भी अन्य संस्थिति मतलब सिचुएशन में परिक्षेप में कोई अर्थ मीनिंग दिया जाता है, जैसे औसत से ऊपर जो अबव एवरेज हैं, या औसत से नीचे उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण आदि को, यह प्रक्रिया मूल्यांकन है। ओवरऑल मूल्यांकन की प्रकृति बोलती क्या है कि आपको मैंने कुछ चीज़ दी है और उसमें आपने जो मार्क्स गेन किए हैं वो आपकी मूल्यांकन की प्रकृति को बताता है कि आपने किस हद तक सीखा होता है। और यही जो नंबर है वो जो हम डेटा निकालते हैं एवरेज, उससे ऊपर या नीचे के, इसके द्वारा हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट लोग औसत से ऊपर हैं या नीचे हैं, ये हमारा मूल्यांकन बताता है। तो इस प्रकार क्या बोलता है, तो इस प्रकार मूल्यांकन में मापन निर्णय सम्मिलित होता है। क्या क्या सम्मिलित होता है, एक तो मापन सम्मिलित होगा और निर्णय सम्मिलित होगा। अतः मूल्यांकन को निम्नलिखित गणितीय कथन में प्रस्तुत किया जाता है। देखो कैसे, मैंने आपका एवोल्यूशन किया, मूल्यांकन किया, ठीक है। क्या किया मैंने, आपका एवोल्यूशन किया, मूल्यांकन किया। तो उससे बाद आपका जो मापन होगा, तो मूल्यांकन कुल मिला के क्या है, मेजरमेंट प्लस निर्णय। इतना आपको याद रखना है। तो मूल्यांकन क्या होता है, आपका मेजरमेंट और जजमेंट दोनों को मिला के क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये फिलहाल टिपिकल होता है मतलब मूल्यांकन को समझना, ठीक है।
तो इस प्रस्तुतिकरण से मूल्यांकन को मापन और निर्णय का योग मात्र ना समझा जाए। मूल्यांकन में मापन और निर्णय दोनों ही निहित है। देखो एक क्वेश्चन बन गया, एक तो मूल्यांकन में क्या क्या निहित होते हैं, मतलब सम्मिलित होते हैं। एक तो हमारा मापन होगा, मेजरमेंट, और दूसरा हमारा जो जजमेंट होगा, दोनों। तो मापन और निर्णय ही क्या बनाते हैं, मूल्यांकन को बनाते हैं। फिर मापन किसी मानसिक क्षमता यथा गणित विषय में उपलब्धि का है। यह मापन उपकरण उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट से हम करते हैं। कुल मिलाकर ये हम कैसे मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ के अचीवमेंट टेस्ट से इसको निर्धारित करते हैं। इसके आगे देखो मित्रों क्या बोल रहा है, इसके आगे बोल रहा है कि मूल्यांकन की तकनीकें क्या होगी। ये भी पेपर में क्वेश्चंस बन जाता है कि मूल्यांकन की जो टेक्निक्स होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे सैद्धांतिक और अनुभूत आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में देखें तो गणित में मूल्यांकन की प्रमुख तकनीकें इस प्रकार हैं। क्या क्या देखो, एक तो परीक्षा पूर्वानुमान परीक्षा, परीक्षा पूर्व अनुमान परीक्षा, दूसरा है निदान, तीसरा है उपलब्धि परीक्षण, चौथा है उस पर योजना कार्य करना, फिर है कार्य अनुभव गुणवत्ता, फिर है अभियोग्यता परीक्षण, अभिवृत्ति मापनी, अभिरुचि तालिका प्रेक्षण, साक्षात्कार। साथ ही साथ हम आकस्मिक निरीक्षण कर लें, अभिलेख प्रश्नावली, निर्धारण मापनी और संचित अभिलेख, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से नियमित गणित शिक्षण के लिए परीक्षा परियोजना कार्य और कार्यानुभव और उपलब्धि परीक्षण, पूर्वानुमान, निदान, प्रेक्षण, संचित, ये सब के सब सम्मिलित होते हैं। तो मित्रों परीक्षा क्या होगी, जो परीक्षा होती है ना वो त्रैमासिक होती है, वो अर्धवार्षिक होती है, वो वार्षिक होती है और मासिक आदि के रूप में जानी जाती है। और गणित में मुख्य रूप से परीक्षाएं लिखित और मौखिक होती हैं। तो गणित में जो मुख्य रूप से परीक्षाएं होती हैं, एक तो वो क्या होंगी, लिखित होंगी, दूसरी क्या होंगी, मौखिक होंगी। और लिखित परीक्षा में जो प्रमुख उपकरण माना जाता है वो क्या होता है, प्रश्न पत्र है, इतना आपको याद रखना है। तो गणित के परीक्षण में प्रश्नों का बहुत अधिक महत्व होता है, ठीक है। और गणित में मौखिक परीक्षा प्राथमिक स्तर पर की जाती है। परंपरागत रीति में परीक्षाओं का एकमात्र उद्देश्य शिक्षार्थियों की प्रोन्नति करने के लिए आवश्यक उपलब्धि निष्पादन की जांच करना है। और परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अनुत्तीर्ण वर्गों में रखा जाता है। और परीक्षा प्रक्रम के सोपान निम्नलिखित होते हैं। ये सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन। इसमें क्या क्या आएगा सोपान में, इसमें आएगा पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन, प्रश्न निर्माण, प्रश्न पत्र का प्रशासन, उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन, प्राप्त सारणीयन, श्रेणी व प्रोन्नति पर निर्णय और परीक्षा परिणाम की घोषणा, ये सम्मिलित होगा। अब जो बाह्य परीक्षा होगी उसमें देखते हैं क्या क्या आएगा। तो जो बाह्य परीक्षा है ना मित्रों, उसमें क्या है, कोई परीक्षा तभी संगत हो सकती है जबकि वह विद्यार्थी का उपलब्ध अवसरों और सुविधाओं के संदर्भ में मूल्यांकन करती है। इस आधार पर हम हजारों लाखों शिक्षार्थियों के लिए बाह्य परीक्षा का आयोजित नहीं की जा सकती, ना ही कई परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों के प्रमाणों पर समानता बनाई जाती है। इतना आपको याद रखना है। अब गणित में जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है ना, तो ये सीमा सबसे ज़्यादा आने वाली है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो गणित के छात्रों से तथ्य सीखने और संबोध या संप्रत्यय विकसित करने, संकेतों का प्रयोग करने, प्रक्रियाओं और प्रविधियों में स्वामित्व प्राप्त करने, सामान्यीकरण करने, गणितीय विचारों की वास्तविक स्थितियों में प्रयुक्त करने, निगमन तर्क क्षमता प्राप्त करने आदि की अपेक्षा करते हैं। और मूल्यांकन छात्र के ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, जिनको हम मनोक्रियात्मक पक्ष में विकास की उत्सुकता या विकास की उपयुक्तता की जांच करता है। भैया सतत और व्यापक मूल्यांकन को हम बता देते हैं शॉर्ट में। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है रेगुलरिटी के साथ मूल्यांकन करना, और व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है लास्ट में एक बार मूल्यांकन करना। तो सतत मतलब जो मंथली टेस्ट होते हैं तो वो सतत में आते हैं, और व्यापक मूल्यांकन में आप देखेंगे जो लास्ट में जो वार्षिक एग्जाम, ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो आते हैं। इतना आपको याद रखना है। देखो आगे
जिसके लिए विभिन्न जांच और परीक्षा आयोजित की जाती हैं और मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के दुर्बल पक्षों का पता लगाकर उनकी योग्यता, क्षमता स्तर और व्यवहार में सुधार हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी के लिए। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा का उद्देश्य सीखने के अनुभव और मूल्यांकन के साधनों के मध्य मूल्यांकन का कार्य सतत चलता रहता है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा का उद्देश्य सीखने के अनुभव और मूल्यांकन के साधनों के मध्य मूल्यांकन कार्य सतत चलता रहता है। अब देखो सतत मूल्यांकन क्या होगा। तो मित्रों सतत मूल्यांकन होगा क्या, ध्यान से समझना। सतत मूल्यांकन उस प्राचीन परंपरा का ही एक व्यवस्थित और औपचारिक रूप है जिसमें शिक्षक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के द्वारा अपने छात्रों के ज्ञान, बोध एवं कौशल का मापन करते थे और उन्हें सुधार हेतु अपेक्षित पृष्ठपोषण, जिसको हम फीडबैक बोलते थे, प्रदान करते थे। और यह प्रक्रिया अभी भी लागू है और सतत मूल्यांकन वस्तुतः परीक्षा सुधार के तो कार्यों पर आधारित होता है। तो सतत में क्या जाएगा, मासिक मूल्यांकन आ जाएगा, है ना, इसमें मंथली टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट आ जाएंगे, याद रखिएगा। तो मित्रों वो दो कार्य कौन से होंगे सतत मूल्यांकन के लिए, वो समझिएगा। एक तो जो व्यक्ति शिक्षण कार्य करे वही व्यक्ति मूल्यांकन का भी कार्य करे। तो जब भी सतत मूल्यांकन की बात होती है तो ये दो लाइन बड़ी मस्त याद रखिएगा। जो व्यक्ति शिक्षण कार्य करे वही व्यक्ति मूल्यांकन का कार्य भी करे और मूल्यांकन कार्य सत्रांत में न होकर संपूर्ण सत्र की समय अवधि में लगातार होता रहना चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सतत मूल्यांकन में जो याद रखना, शिक्षण कार्य करा रहा है वही व्यक्ति मूल्यांकन भी करे और मूल्यांकन कार्य सत्रांत में ना होगा, संपूर्ण सत्र में सावधि में लगातार होते रहना चाहिए। यही सतत मूल्यांकन की दो निश्चित जो है कंडीशंस है। अब देखो सतत मूल्यांकन की आवश्यकता क्या पड़ी थी हमको। तो भैया जो सतत मूल्यांकन उसकी आवश्यकता क्या पड़ी थी। पहली बात, सतत मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी की नियमित रूप से प्रगति और दुर्बलता की जानकारी प्राप्त होती है, यह याद रखिएगा, सतत मूल्यांकन द्वारा। सेकंड थिंग, छात्रों की वृद्धि और विकास में उत्पन्न अवरोधों को पहचान कर उनके कारणों का पता लगाया जा सकता है। तो पहली बात तो नियमित रूप से प्रगति और दुर्बलता पता चलेगी। दूसरी बात यह है कि उसमें जो अवरोध को पहचान कर उनमें हम कारणों का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारी, विद्यार्थियों द्वारा पाठ को सीखने में आने वाली हम कठिनाइयों और बाधाओं की पहचान करके उनके कारणों का हम पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा विद्यार्थियों की ज्ञानार्जन की कठिनाइयों से अवगत होकर उनका हम निराकरण भी कर सकते हैं। तो ये भाई हमको पता चल जाएगा सतत मूल्यांकन के द्वारा। फिर उसके बाद याद रखिएगा, इस प्रकार जो हम नियमित शिक्षण के समय अंतर्गत मूल्यांकन कार्य सतत मूल्यांकन पद्धति अपनाकर शिक्षण को और प्रभावी बना सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन को। इन दोनों को ध्यान से समझना। व्यापक मूल्यांकन मतलब विद्यार्थी के जो सर्वांगीण विकास की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु उसकी शैक्षिक क्षेत्रों के साथ साथ सह शैक्षिक, देखो ये दोनों वर्ड्स बहुत आते हैं व्यापक मूल्यांकन में, शैक्षिक क्षेत्रों के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्र। तो जब भी व्यापक मूल्यांकन में कुछ भी पूछा जाएगा मित्रों, आपको शैक्षिक क्षेत्रों के साथ सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों को याद रखना है और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। तो जो सह शैक्षिक क्षेत्र है और वो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन का कहलाएगा, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के अनुसार इसे क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक क्षेत्र और आर्टिकल्स जो हमारी धारा है 29 को याद रखना है आपको। अब देखो सह शैक्षिक क्षेत्र की यदि मैं बातें करूं तो उसके अंतर्गत क्या आएगा। सह शैक्षिक क्षेत्र में देखो ध्यान से समझना, सह शैक्षिक क्षेत्र में साहित्य आएगा, सांस्कृतिक आएगी, वैज्ञानिक आएंगे, खेल कूद आएगा, योग आएगा, स्काउट रेड क्रॉस आएगा। जो तुम स्कूल्स में अपनी
जो करिकुलम्स करते हो एक्स्ट्रा वाली, वो सभी शैक्षिक क्षेत्र में आ जाते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के अंतर्गत नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, सहयोग एवं सहकार की भावना, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यवादिता, ईमानदारी और नेतृत्व की क्षमता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता अभिवृत्ति को सम्मिलित किया जाता है। इतना आपको याद रखना है, ये शैक्षिक क्षेत्र होता है। अब मूल्यांकन की परिभाषा ही बहुत सारे लोगों ने दी, तो उनको समझिएगा, पेपर में ये पूछी जाती है। तो भैया याद रखना, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी वस्तु का मूल निर्धारित करने की बात की जाती है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी मूल वस्तु का मूल निर्धारित करने की बात करी। किसने? कार्टर बी वुड ने करी है। तो इसको याद कैसे करोगे? वुड की बात कर रहे हैं, मतलब लकड़ी की। लकड़ी खरीदने में जाते हो तो उसका कोई ना कोई मूल्य तो हम निर्धारित रहता है। तो मूल निर्धारित करने की बात कौन ने करी? कार्टर बी वुड ने। नेक्स्ट क्या है? किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही मूल्यांकन है। किसी भी चीज़ की प्रक्रिया और वस्तु के महत्व को हम निर्धारित कर रहे हैं, वही मूल्यांकन है। याद रखना, टारगर्सन और एडम्स दोनों ने बोला है ये। टारगर्सन एडम्स बोलते हैं किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही मूल्यांकन है। साथ ही साथ अतः यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। आते हैं औपचारिक मूल्यांकन को समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन को ध्यान से समझना। वह मूल्यांकन जिसकी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित, जिसमें उद्देश्य, समय, स्थान, व्यक्ति, प्रणाली होती है और इस मूल्यांकन में विद्यार्थी को ज्ञान रहता है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। जैसे विद्यार्थियों के लिए लिखित और प्रायोगिक का मूल्यांकन कराना। देखो, औपचारिक की बात कर रहे हैं, इसमें पूर्व निर्धारित ही रहेगा सब कुछ। जैसे तुम जाते हो ना कभी कभी अपना प्रायोगिक कार्य करने के लिए, तो वो पूर्व निर्धारित रहता है, क्योंकि उसमें एक उद्देश्य रहता है, समय रहता है, उसमें स्थान और व्यक्ति भी रहेंगे और प्रणाली भी रहेगी। तो ये कहलाएगा हमारा औपचारिक मूल्यांकन। ठीक है। तो औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां हैं, ध्यान से समझना, ये विधियां ही पेपर में रिपीटेड होती है। तो विधि नंबर फर्स्ट है जांच सूची। ठीक है। जांच सूची बोलती क्या? इस विधि में विद्यार्थियों की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों और भावात्मक पक्ष की जांच के लिए मूल्यांकन किया जाता है। जांच सूची में क्या करेंगे? उसकी हम अभिरुचि समझेंगे, अभिवृत्तियां समझेंगे और जो भावात्मक पक्ष की जांच करने के लिए हम मूल्यांकन करेंगे। इसमें इस प्रकार के प्रश्नों की सूची होती है कि उनका उत्तर केवल आपको हाँ या ना में देना है। तो जांच सूची में उत्तर क्या दोगे मेरे मित्रों? हाँ और ना देना है। तो जांच सूची में सिर्फ उत्तर तुम्हारा हाँ या ना में जाएगा। और प्रश्नों की सूची तैयार करते समय इच्छित उद्देश्य की स्पष्टता पर हम ध्यान रखना चाहिए। किसकी? इच्छित उद्देश्य की स्पष्टता पर हम ध्यान रखें। कुल मिलाकर जांच सूची में हाँ या ना में आंसर देना है। आगे मित्रों क्या है, अपन को प्रश्नावली समझना है। तो प्रश्नावली में जो प्रश्नों के निर्धारण को हम निम्नलिखित रूपों में रखना चाहिए, समझिएगा। पहला प्रश्नों की रचना और दूसरा प्रश्नों की प्रकृति पर व मूल्यांकन करते समय, प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय निर्धारित बातों का ध्यान रखना है। प्रश्नों की रचना अर्थात भाषा सरल, स्पष्ट और समझ योग्य होना चाहिए और प्रश्नों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का पूर्व निर्धारण होना चाहिए। साथ ही साथ मूल्यांकनकर्ता को प्रश्नों के आधारित विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूछे गए कथन के अनुरूप और संक्षिप्त होना चाहिए। अभ्यास कार्य की बात करते हैं मित्रों। अभ्यास कार्य क्या होगा हमारा? अभ्यास कार्य की मित्रों बात करें तो इसमें हमारा आएगा कि कक्षा में शिक्षक द्वारा कराए गए शिक्षण कार्य का विद्यार्थियों ने अधिगम कर लिया है नहीं, इसके मूल्यांकन हेतु अभ्यास कार्य बेहद आवश्यक है। और विद्यार्थियों के लिए अभ्यास कार्य देना उनके अधिगम को अधिक सुदृढ़ करता है। मतलब कि जब अभ्यास करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपने सीखा है वो अधिक सुदृढ़ हो जाएगा। और शिक्षक को अभ्यास कार्य करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसने अभ्यास कार्य से संबंधित पाठ सूत्र परिभाषाएं पहले बता दी है या नहीं। नेक्स्ट आते हैं प्रदत्त कार्य अभ्यास के बाद। इस विधि का मुख्य उद्देश्य अधिगम और मूल्यांकन दोनों को पूर्ण करना
होता है। और लास्ट चलते हैं साक्षात्कार की ओर। इस विधि एक मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है। इसमें विद्यार्थी का मूल्यांकन, विषय की गुणवत्ता, विषय में मजबूत पकड़ अर्थात संपूर्ण ज्ञान का परीक्षण मौखिक रूप में, कुल मिला के साक्षात्कार में आपका मूल्यांकन मौखिक करना है। तो मित्रों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए, पर लेकिन इसका जो सेकंड वीडियो आएगा इसके बाद उसमें मैं आपको अनौपचारिक मूल्यांकन पढ़ाऊंगा। ये तो औपचारिक हुआ, अनौपचारिक मूल्यांकन उसके पॉइंट। तो मित्रों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। इसके जस्ट बाद आपको अनौपचारिक मूल्यांकन और बहुत सारी थ्योरी मिलेगी। ये थ्योरी आपको यूट्यूब पर कहीं किसी चैनल में नहीं दी हुई है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा, व्यापक रूप में समझिएगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस को सही से सही लगा सके। ठीक है मित्रों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद सभी को।